बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ हैं ना आप लोग? मैं समता कुशवाहा आपका प्रीवियस चैप्टर लेकर आई हूँ 13, जिसमें हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन के बारे में। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि हमने एक्सरसाइज 13.2 के 3 क्वेश्चंस और उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे और आज हम इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चों, ये क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में एक आपको कलमदान क्या होता है कि एक लकड़ी का एक गुटका टाइप का था और उसमें 4 होल थे, यानी 4 पिनों को रखने के लिए शंक्वाकार आकृति की होल किए गए थे, छेद किए गए थे। तो आपको इसमें कह रहा है कि एक कलमदान है जो घनाभ की आकृति का है और यह एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे किए गए हैं। तो अब घनाभ की विमाएं कितनी दे रखी है आपको? तो घनाभ की विमाएं अगर आप देखिए तो ये अपना लंबाई जो है वो कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमारी दी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई की बात करें तो ये हमारी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की विमाएं देख ली। और अब अगर कह रहा है कि जो गड्ढा था अगर उसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है तो और उसकी गहराई कितनी है, चूंकि शंकु में गहराई भी होगी 1.4 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वो चीज लिखते हैं जो हमारे पास गिवन है, दी हुई है। तो घनाभ की लंबाई कितनी दी रखी है, 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है, ये है आपको 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना हमारे घनाभ का हो गया। और अगर हम शंक्वाकार भाग की बात करें तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या ये कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। और अगर इसकी हम ऊंचाई, ये ऊंचाई हमारी कौन सी ऊंचाई कहलाएगी? शंकु में 2 ऊंचाई होती है, तो ये हमारी ऊंचाई h वाली है और एक हमारी तिर्यक ऊंचाई भी होती है ना, तो ये हमारी गहराई कितनी हो गई, 1.4 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इस पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है तो आपको दोनों आकृतियों यानी घनाभ और शंक्वाकार भाग, चूंकि शंक्वाकार भाग 4 है तो हम किसी एक का निकालेंगे और 4 से इसे इंटू करके इनके आयतनों का प्लस करके इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, घनाभ का आयतन। क्या निकालेंगे? घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो ये हमारा L 15 हो गया, B H हो गया, B कितना हो गया, 10 हो गया और H हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 15 में 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 150 और इंटू 3.5। 0 का 0 रिप्लेस हो गया, 15 150 का 0 रिप्लेस हो गया। अब 15 से इसे डिवाइड इंटू कर दीजिए तो 15 पना कितना होता है, 75, 75 का 5 और 7 कैरी हो गया और 15 3 कितना होता है, 45, 45 और 7 है ना, 45 और 7 कितना हो जाएगा, तो 45 और 5 होता है आपका 50 और 50 और 2 कितना हो जाएगा, 52। तो इस तरह से हमें क्या मिला और डेसिमल हमारा कहाँ लगेगा, 1 डिजिट आफ्टर, 1 डिजिट पहले, सॉरी 1 डिजिट बिफोर, यानी 1 डिजिट पहले अगर हम डेसिमल लगाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ये 525 सेंटीमीटर घन हमें घनाभ का आयतन मिला। इसी तरह से हम शंक्वाकार भाग का आयतन निकाल लेते हैं। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम निकालेंगे एक शंक्वाकार गड्ढे का, एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन एक निकालेंगे और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने यहाँ पे लिखा 1/3 पाई का मान आप 22/7 ले लीजिए। आर कितना दे रखा है आपको, 0.5 और इसका होल स्क्वायर मतलब इसे 2 बार लेना है और h कितना दे रखा है, 1.4। यहाँ पर हमारी h वाली गहराई को लिया गया है
तिर्यक ऊंचाई की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं थी, इसलिए हमने उसे नहीं निकाला। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपका पॉइंट हटेगा तो ये 10 बनेगा, ये पॉइंट हटेगा तो ये भी 10 बनाएगा, एक डेसिमल हट रहा है ना, यहाँ पर भी एक डेसिमल हटेगा तो ये भी क्या बनाएगा, 10 बनाएगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपका ये कट हो जाएगा, 5 बन जा 5 2 जा 10, 5 बन जा 5 2 जा 10, और अब इसे हम किससे काट कर सकते हैं, 2 से। देखिए 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 11 हम 22, ठीक है, और 7 से हमारा 7 भी कट हो गया। तो अब बचा क्या, ऊपर बचा 11 और नीचे बचा 3 इंटू 10, यानी 11/30 सेंटीमीटर घन। ये हमारा एक का निकला, कितने का निकला, एक का। तो इसी तरह से हम 4 शंक्वाकार गड्ढों का निकाल लेते हैं। 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 11/30, ठीक है, और इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 11 4 जा 44/30 सेंटीमीटर घन। तो इस तरह से हमारा 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन निकला हुआ है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या निकाला, एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन भी हमारा हो गया, 4 शंक्वाकार। इसी तरह से हमने इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 गड्ढों का आयतन भी, शंक्वाकार गड्ढों का आयतन हमें फाइंड हो गया। अब आपको अगर यहाँ पे क्या निकालना था, क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था हमारा, एक पूरे कलमदान में अगर लकड़ी का आयतन निकालना है तो लकड़ी का आयतन बोला है, यानी उसमें गड्ढों की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी जो गड्ढे हमारे शंक्वाकार किए गए थे उनकी जरूरत नहीं है, यानी उसे नहीं पूछा गया है। तो जब आप पूरे कलमदान में अगर आपको पूरा कलमदान का आयतन पूछा होता तो आप इनको दोनों को प्लस करते, लेकिन आपसे पूछ लिया गया है कि लकड़ी का आयतन क्या है, तो आप निकालेंगे पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, केवल लकड़ी का, कलमदान में लकड़ी का आयतन, इसे निकालने के लिए आपको प्लस नहीं, घनाभ के आयतन में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पूरे कलमदान का बोला होता तो आप प्लस करते, क्योंकि आपसे बोला गया है कि इसमें बची हुई लकड़ी, यानी कलमदान में गड्ढे अगर हटा दो तो कितनी बचेगी, यानी आयतन उसका क्या होगा, तो घनाभ का आयतन माइनस क्या लिखेंगे, 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। ओके, ये देखिए। तो चलिए अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, हमने वैल्यू तो निकाल ही ली है। ये हमारे घनाभ का आयतन क्या निकला हुआ है, 525, ठीक है, और आपका 4 गड्ढों का आयतन कितना निकला, 44/30। चलिए अगर आप चाहें तो इसे आप डेसिमल में यहीं पे कट कर लीजिए, डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, तो इसे हम कट कर लेते हैं। चलिए 44 इसे 3 इंटू 10 में अगर हम तोड़ दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आप 30 को तोड़ सकते हैं 3 इंटू 10 के फॉर्म में। अब इसे हम 3 से कट करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 एक कम 3 कटा तो बचा कितना, 14, तो 3 चौको 12, अब कितना बचा 2, तो डेसिमल लगा देंगे तो बनेगा 20 वो, और 3 छंग 18, ठीक है। अब ये 6 क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, क्योंकि ये असांत दशमलव बन जाएगा। और अब हमारा इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 10 है, अभी इसके नीचे क्या है 10 बचा हुआ था, तो आप डेसिमल लगाओगे तो क्या लिख सकते हो 1.466, और अब आप इसे माइनस कर दीजिए तो 525 में से अगर हम 1.466 समथिंग, ये 6 7 भी बन सकता है, क्योंकि आपको पता है डेसिमल के बाद तीसरा नंबर या दूसरा नंबर अगर 5 से ज्यादा होता है तो एक नंबर उसके जस्ट पहले नंबर को हम इंक्रीज कर देते हैं एक नंबर, तो आप इसे 7 भी ले सकते हैं, यानी कि हमारा डेसिमल के बाद वाला नंबर एजोमिनेशन पे चलता है, लगभग पे चलता है। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, और ये बचेगा 4 में से 1 गया 3, और ये 525 एज इट इज रहेगा। तो अब हमारा इसका आंसर क्या बनेगा, 523.534 सेंटीमीटर घन, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरे कलमदान का आयतन आपसे ना पूछ के आपसे पूछा गया कि उस कलमदान में से लकड़ी का आयतन निकालो, जिसे हमने पूरे घनाभ के आयतन में से इन 4 शंक्वाकार गड्ढों के आयतनों को माइनस करके फाइंड किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बर्तन है जो उल्टे शंकु की आकार का था, यानी शंकु का जैसे ऊपरी हिस्सा हम ऐसे रखते हैं शंकु को, लेकिन ये उल्टा रखा गया है,
और इसकी हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है और इसका ऊपरी हिस्सा जो ऊपरी भाग की त्रिज्या है, खुला हुआ है ये ऊपरी भाग, तो यह इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ था। तो जब इस बर्तन में, भरे हुए बर्तन में बेसिकली जब आप कुछ भी चीज डालते हैं तो जो कि पानी से भरा हुआ था तो वो पानी हमारा क्या आएगा, कुछ पानी बाहर आएगा। तो इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, बंटी टाइप की गोलियां जो होती हैं उसे डाला गया और इन गोलियों की त्रिज्या कितनी थी, लगभग 0.5 सेंटीमीटर थी प्रत्येक गोलियों की संख्या। तो ये गोलियां डाली जाती हैं तो इनमें से जो भरा हुआ पानी था उसका 1/4 हिस्सा बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाता है। तो आपको बताना है कि बताइए उस बर्तन में कुल कितनी शीशे की गोलियां डाली गई थी। तो चलिए इस पे आपको दिया क्या है वो चीजें नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे कि शंकु के आकार का है, तो आपको पता है कि इसमें आपको शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, क्या दे रखी है, शंकु की हाइट, ऊंचाई, और ये है आपकी 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दो प्रकार की त्रिज्या है, एक शंकु की त्रिज्या लेनी है और एक गोले की त्रिज्या, तो इन्हें हम थोड़ा सा अलग अलग नाम दे देते हैं। अगर हमने कहा कि शंकु की त्रिज्या कितनी है तो शंकु की त्रिज्या जिसे हम R1 का नाम दे देते हैं और ये हमारी है 5 सेंटीमीटर। और इसी तरह से अगर हम गोले की त्रिज्या देखें, गोले की त्रिज्या तो ये हमारी है R2, क्या है, R2, और जो हमारी 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए अब अगर आपको इसमें बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां N है, शीशे की गोलियां कितनी है, N है, गोलियां बराबर N। ठीक है, माना बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां N है। तो अब अगर आप कहें कि इस बर्तन में पानी का आयतन क्या होगा, तो बर्तन में पानी का आयतन, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू शीशे की गोली का, एक शीशे की, ये सारी कितनी थी, अच्छा शीशों की गोलियों की संख्या तो हमें पता नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, शीशे, वही तो निकालना है ना, शीशे की गोलियां कितनी है, तो शीशे की गोली का आयतन, की गोली का आयतन। तो आपको एक बात बताएं कि यहाँ पर जो पानी का आयतन बोला गया है, क्योंकि पात्र हमारा शंक्वाकार था और शंक्वाकार पानी में पानी भरा हुआ था, तो ये पानी का आयतन होगा उस बर्तन में, मतलब शंक्वाकार बर्तन में भरे गए पानी के आयतन की बात की गई है। यहाँ पे जितना पानी भरा है वो हमारा शंकु के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि शंकु जितना बड़ा होगा उतना ही पानी भरा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे। अब एक बात और करी गई थी कि जो पानी था उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकलता है, यानी शंकु के आयतन का कितना हिस्सा निकल गया, 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो 1/4 हम इसी में इंक्लूड कर देते हैं, 1/4, और यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे आएगी N इंटू गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है आपका, गोले का आयतन लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे N इंटू गोले का आयतन। पहले से हम अच्छे से क्या कर लिया, हमने इसे लिख लिया। ठीक है, और चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं 1/4। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर h लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने शंकु के आयतन को कितना लिया है, शंकु की त्रिज्या को लिया है r1, तो 1/4 जो हमारा पानी का चौथाई हिस्सा निकल गया था वो है, और शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h है। और यहाँ पर हम लिखेंगे गोले का आयतन जो कि होता है 4/3 पाई r2 क्यूब। क्या लिखेंगे, r2 किसके लिए लिया है, हमने त्रिज्या का नाम लिया है जो हमने r2 के रूप में ले रखा था। चलिए आप इसमें से देखिए, आपका इसमें से कुछ चीजें क्या होगी, कट भी हो जाएंगी, तो कट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आपने 1/4 देखा, 1/3 देखा, पाई देखा। ठीक है, अभी हम वैल्यू पाई का नहीं रख रहे हैं। r1 आपकी कितनी दे रखी है, 5 इंटू 5, और हाइट आपकी कितनी दे रखी थी, 8। ठीक है, यहाँ पे हमने l को भी लिख लिया। 4 इंटू 1/3 या 4/3 को क्या हम 4 इंटू 1/3 के रूप में लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने इसे क्या कर दिया, विस्तारित कर दिया। 4 इंटू 1/3, पाई को पाई ही लिख दिया और R2 आपको कितना दे रखा है, 0.5 का होल क्यूब। तो देखिए हम यहाँ से कुछ चीजें कट करने वाले हैं। 1/3 को 1/3 इक्वल में रखी है, इसलिए हमारी ये चीजें कट हो रही है। 1/3 को 1/3 से और पाई को हमने पाई से ही फिनिश कर दिया। और अब अपने पास जो बचा है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास रिमेनिंग जो नंबर है 1/4, 5 इंटू 5 इंटू 8, तो हमने 4 से 8 को भी कट कर दिया। 4 2 जा 8, तो बचा क्या, 5 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू। अब यहाँ पे भी देख लें क्या चीजें कट हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये हमारा कितना बचा, यहाँ पे हमारा केवल 4 बचा था। क्या बचा है, 4, और ये हमारा कितना है, 0.5 का होल क्यूब। चलिए इसे आगे सॉल्व करें। 5 5 जो 25, 25 और 25 दूनी कितना होता है, 50। ठीक है, यहाँ पर कितना है, n इंटू। यह काम और करिए, आप इसे मल्टीप्लाई नहीं करिए। चलिए इसे हम जमाते हैं और जमा के इसे कट करते हैं। जैसे अपने पास क्या बचा हुआ है, 5 इंटू 5 इंटू 2 बचा है। ठीक है, हमें निकालना है ओनली n। n निकालने के लिए ये सारी चीजों को हम कहाँ लाएंगे, नीचे की ओर लाएंगे। ये हमारा इंटू में है ना, सारी चीजें इंटू है, तो इंटू से कहाँ आएंगे, नीचे डिवाइड में। जब हम इक्वल के इधर उधर संख्याओं को ले जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। आप ये छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे। तो हमारा 0.5 का होल क्यूब जो है वो नीचे की ओर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये हमारा इक्वल टू n बचा। अब इसे हम और थोड़ा सा विस्तारित करेंगे, ओपन कर लेते हैं। ये हमने 4 किया, ये आपका 5/10 और 5/10 और 5/10 के रूप में 3 बार टूट गया। ठीक है, विस्तारित हो गया क्योंकि पावर में 3 था। इसे कट कर लीजिए। 2 एकम 2, सॉरी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और इस 4 को भी हम आपस में कट कर सकते हैं क्योंकि ये अंश और हर के रूप में है। भले अपमान में है लेकिन ये अंश और हर के रूप में भी यहाँ बैठा हुआ है। तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 कट गया। अब ये जो आपका केवल 2 बचा हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू n। तो 5 5 जा 25, 25 25 दूनी 50 और 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100। तो आपका क्या निकल के आया कि जो शीशे की गोलियां थी वो कितनी थी, शीशे की गोलियों की संख्या बराबर 100 थी। कितनी गोलियां थी उस शंक्वाकार पात्र में, 100 शीशे की गोलियां समाहित थी, डाली गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको कौन सा शेप दिख रहा है, एक बेलन का शेप है और बेलन के ऊपर एक फिर से बेलन, छोटा सा बेलन रखा गया है। बड़े बेलन की हाइट कितनी है, 220 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या यानी आपका व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसके ऊपर एक छोटा सा बेलन है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ये आपस में एक दूसरे से क्या है, आरोपित है। तो आपसे पूछा गया कि जो लोहे का स्तंभ बन गया तो उसका आयतन क्या होगा, और उसके साथ ही साथ आपसे बोला गया अगर इस स्तंभ का द्रव्यमान, जबकि 1 सेंटीमीटर घन लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम लगभग होता है, तो बताइए इस पूरे स्तंभ का द्रव्यमान क्या होगा। तो चलिए इसमें हमारे पास जो चीजें दी है, इसमें 2 बेलन है, छोटा बेलन और बड़ा बेलन। तो इसे हम इसी नाम से लिखेंगे। हमने लिखा बड़े बेलन की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, बड़े बेलन की ऊंचाई। इसे हम H1 का नाम दे दें, ठीक है, और ये हमारी कितनी है, 220 सेंटीमीटर। क्यों नाम हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो हाइट है और 2 त्रिज्याएं हैं, जिसे हम H1 H2 के नाम से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारी बड़े बेलन की ऊंचाई हो गई। इसी तरह से हम कहें कि बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो बड़े बेलन की त्रिज्या को हमने R1 का नाम दे दिया और आपका व्यास था कितना, 24 सेंटीमीटर। तो 24 का आधा यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, बड़े बेलन की त्रिज्या। अब हम छोटे बेलन की बात कर लें तो छोटे बेलन की ऊंचाई, कितनी दी है, H2, और ये हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर। इसी तरह से छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी,
तो छोटे बेलन की त्रिज्या आपकी दे रखी है कितनी, आपको दे रखी है ये 8 सेंटीमीटर, जिसे हम R2 के नाम से लेंगे और ये हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। चलिए हमारे पास डेटा तो मिल गया, अब हम क्या करें, हम लोहे का आयतन निकाल लेते हैं, लोहे के स्तंभ का आयतन। तो जब हम लोहे के स्तंभ का आयतन निकालेंगे तो दोनों बेलनों के आयतनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर क्या होगा, ये होगा आपका बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, और इसी में हम प्लस करेंगे छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। अब आपको पता होगा कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका होता है ये पाई r1 का स्क्वायर h, यानी पाई r स्क्वायर h बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है। तो चूंकि हम किस पे लिख रहे हैं, बड़े बेलन की, तो बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी है r1 और हाइट क्या हमने मानी थी h1। इसी तरह से हम इसे भी कर लेते हैं पाई r2 का स्क्वायर और इंटू h2। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से देखिए आपका कॉमन क्या निकल रहा है, केवल और केवल पाई। r और h क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। तो हमने पाई को कॉमन निकाला, तो अंदर बचा r1 का स्क्वायर इंटू h1 और r2 का स्क्वायर इंटू h2। चलिए इनकी वैल्यू पुट कर दें, तो हमने पाई को आप कितना लिख सकते हो, कितना बोल रखा है उसने 3.14 बार मान हमें पाई का लेना है। r1 कितना है आपका 12 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 12 का स्क्वायर इंटू h1 कितना दिया है 220, r2 कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर और इंटू h कितना दे रखा है हाइट 60। ठीक है, इन्हें अब आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ये 3.14 हो गया जो कि पाई का मान था। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, कितना होता है 144 इंटू क्या करेंगे 220। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 करेंगे 64 इंटू 60। चलिए अब इसे हम आगे सॉल्व कर लें। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 3.14 लिखा ना, 3.14 और ये हमने कोष्टक लगाया। अब इसे हम सीधे सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 144 में 220 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो को पहले हम रिप्लेस कर लेते हैं, जीरो हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब आपको 144 में 22 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप 144 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 2 जाए 2 4 जाए 2 4 जाए 2 1 जा 2, फिर से वही चीज आएगी क्योंकि दो बार वही नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई करना था। तो 8 हो गया, 8 8 16, 8 2 10, 10 1 11 और ये 3। फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, फिर से 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, और इन्हें आपको प्लस किया तो 8 8 8 16 की 6, 1 कैरी, 8 2 10, 10 1 11, 11 की 1 कैरी और 2 और 1 3। तो कितना मिला 31680। ये आपका पहला इंटू था जो हमारा इसमें पूछा गया था। और दूसरा इंटू क्या कर रहा है 64 में 60 का करना है। तो देखिए 60 का जीरो हमारा रिप्लेस हो गया और 64 में 6 का आपको अगर इंटू करना है तो 6 का 4 में इंटू करेंगे तो 6 चौको 24, 24 की 4, 2 कैरी बची और 6 छक्का 36, 36 37 और 38 हो गया, यानी 3840, यानी 3840 आपका क्या आया, इसका इंटू आया। अब आप इन्हें क्या करेंगे, इन्हें प्लस कर दीजिए। तो 0 0 जुड़ेंगे तो 0 आएगा, 8 4 12 की 2, 1 कैरी, ये हो जाएगा 9 9 1 10, 10 5 15 की 5, 1 कैरी और ये बनेगा 4 4 और 1 5 और ये 3 का 3 रिप्लेस हो गया। अब इसे आप आपस में क्या करेंगे 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 3 5 ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया ना। चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 फिर से आया, 0 को फिर से हम नोट कर देते हैं, पीछे का 0 हमारा नोट हो गया। और अब हम इसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 35 52 का मल्टीप्लाई हम किससे करने जा रहे हैं 314 से। चलिए कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2, ठीक है, 4 पंचे 20, 20 2 22, 2 4 3 12 13 14। फिर ऐसे ही करेंगे, एक एक का में ये हमारे पूरे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई है तो आ जाएंगे वही तो वही, और 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6,
3 5 15, 3 5 15 1 16, 1 कैरी 3 तिकाई 9 1 10, इन्हें प्लस कर दीजिए। 8 का 8 आ गया, 1 आ गया, 6 5 11, 11 2 कितना हो जाएगा 11 12 13, 13 की 3 1 कैरी, 5 5 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 की 5 1 कैरी, तो 7 7 3 10, 10 1 11 और ये 1 और ये 1, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा 1 1 1 5 3 1 8। और पॉइंट कहाँ लगेगा 2 नंबर पहले, यानी पीछे से हमने क्या देखा 2 डिजिट पहले हम इसका डेसिमल पुट करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमारा आंसर क्या निकल के आया। ये हमारा अभी आंसर किसका निकला है, हम इसमें लोहे का जो स्तंभ का आयतन निकाल रहे थे वो हमारा यहाँ पे निकल के आया है। ये है लोहे के स्तंभ का आयतन। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन में आपसे इसका द्रव्यमान पूछा गया था। तो अगर हमें स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है तो आपको दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर घन लोहे का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, लोहे का द्रव्यमान होता है लगभग 8 ग्राम। तो आपको बताना है कि इतने सेंटीमीटर घन 111,531.80 111,531.80 सेंटीमीटर घन लोहे का द्रव्यमान क्या होगा। लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 से इसी में क्या हो जाएगा, इस द्रव्यमान के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 पहले नंबर मिला ले 3,11531.8 सही है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 8 रहेंगे 64 की 4 6 कैरी बची, 8 एकम 8 8 और 6 कितना हो जाएगा 8 2 10 10 4 14 14 की 4 1 कैरी बची है ना, और 8 3 24 24 और 1 25 2 कैरी आई, 8 पंचे 8 5 40 40 और कितना था 40 और 2 हासिल थी है ना, 2 कैरी थी तो 42 हो गया। 4 बचा, 8 एकम 8 8 4 12 12 की 2 1 कैरी आई, 8 एकम 8 8 और 1 9 और 8 एकम 8। तो लगभग आपका आंसर क्या आ रहा है 892254.4 सेंटीग्राम में आएगा। ये हमने क्या निकाला है द्रव्यमान। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा इस बड़े बेलन में अगर छोटे बेलन को क्या किया गया है रखा गया था, तो इसमें टोटल हमने स्तंभ का क्या निकाला आयतन निकाला, जिससे हमने दोनों बेलनों के आयतनों को प्लस करके निकाला। और फिर आपसे पूछा गया कि 1 सेंटीमीटर घन लोहे का द्रव्यमान लगभग अगर 8 ग्राम होता है तो बताइए इस पूरे लोहे के स्तंभ का जो आयतन था उसका द्रव्यमान कितना आएगा। तो लगभग 892254.4 ग्राम इसका हमारा द्रव्यमान फाइंड होगा। बच्चों हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है बट समथिंग मिस्टेक आ रही है यहाँ पे। हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आप एक एक कर देखेंगे इसे 3552 का मल्टीप्लाई हम 314 से कर रहे थे। एक बार फिर से करके देख लेते हैं। 4 दूनी 8 आया था, 4 पंचे 20 2 कैरी थी, 4 पंचे 20 2 22 22 की 2 कैरी थी, 4 तिहाई 12 और 12 2 कितना आया था 14 आया था। 1 से मल्टीप्लाई हमने किया था तो ये हमारा नंबर एज इट इज आ गया था। और 3 से किया था तो 3 दूनी 6 हुआ, 3 पचे 15 हुआ, 3 पचे 15 1 16 हुआ, 1 आया था, 3 तिकाई 9 1 10 आया था है ना। तो ये हमारा 8 हो गया था, ये 2 है, ये 6 5 11 11 1 12 13 6 5 11 12 और 13 है ना। ठीक है, और 6 5 11 12 13 और 4 5 9 10 10 4 14 1 15 आया था, और ये 7 3 10 10 1 11 और ये ऐसा था। तो हमारा यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है, ये हमारा आंसर जो है यहाँ पे 1 की जगह पे कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए है ना। इसकी वजह से यहाँ पे ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे मिस्टेक हुआ, तो हमारा यहाँ पे 2 आना चाहिए। और अगर यहाँ पे 2 है तो हमारा यहाँ पर भी 2 होगा। और ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के 64 कर लिए थे, ठीक है, 6 आ गया था, 8 दूनी 16 16 और 4 20 20 2 यहाँ पे क्या आना चाहिए 20 2 22 आना चाहिए, 2 कैरी बचेगा, 8 3 24 24 और 25 26 यहाँ पे 6 आ जाएगा। एक बार फिर से कर लेते हैं इसे मल्टीप्लाई। 8 के 64 की 4 हो गई, 6 कैरी आई, 8 के 16 4 20 2 22 22 की 2 2 कैरी बची, और 8 3 24 25 26 आएगा, 2 कैरी बचेगा, 8 5 40 2 42 की 2 4 कैरी आएगा, 8 1 8 8 4 12 12 की 2 1 कैरी आएगा, 8 1 8 8 8 और 1 9 और 8 1 8। तो हमारा पॉइंट यहाँ लगेगा। ये आपका ग्राम में आंसर आया था। आप अगर इसे केजी में बदलना चाहते हैं तो आपको पता है कि 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है। तो इसमें आप 1000
1000 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है। तो आप इसे लिख सकते हैं 892262.4 अपॉन 1000, 1000 ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1000 है तो 3 नंबर पहले डेसिमल हमारे 1 2 3 30 है, तो 1 2 3 डिजिट पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो 892.2624 केजी में ये हमारा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया कि एक आपको आकृति में एक बेलनाकार क्या है, बड़ा सा पात्र है और उसके अंदर 120 सेंटीमीटर हाइट वाला और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु है और शंकु के नीचे ही 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला भी आरोपित है। गोला और उसके ऊपर शंकु और गोला दोनों आपस में जो अंदर है वो किसके हैं, बेलन के अंदर है। तो देखिए कहा गया कि पहले हमने एक अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा है और जिनमें दोनों की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और जिसमें से शंकु की हाइट 120 सेंटीमीटर है। इन दोनों आकृतियों से बने हुए ठोस को हम एक लंबवृत्तीय बेलन के अंदर क्या करते हैं, सीधा डालते हैं और डाला ऐसा जाता है ताकि ये जो ठोस है वो जाके बेलन की तली को स्पर्श कर ले। तो यदि बेलन की त्रिज्या भी अगर 60 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 180 कैसे, 120 शंकु की और 60 इसकी, तो मिला के 180 सेंटीमीटर। तो बताना है कि बेलन में शेष बचा पानी का आयतन कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, हमारे पास देखिए तीनों की त्रिज्याएं समान है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या और ये बराबर है किसके, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ये तीनों आपस में बराबर है तो ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर। और अब आपसे कहा गया कि इनकी हाइट भी देख लीजिए। तो बेलन की हाइट कितनी है, बेलन की ऊंचाई, इसे हम h1 का नाम दे देते हैं, ये हमारी है 180 सेंटीमीटर। और शंक्वाकार यानी शंकु की हाइट कितनी दे रखी है आपको, तो शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है जिसे हम h2 का नाम दे देते हैं और ये हमें दे रखी है 120 सेंटीमीटर। शंकु की हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर। इन त्रिज्याओं को भी आप बोल सकते हैं, हालांकि तीनों त्रिज्याएं समान है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपको निकालना है कि बताइए कि बेलन में बचे पानी का आयतन निकालना है, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन। तो यहाँ पे आपको अगर ये निकालना है तो आप लिखोगे बेलन में बचे शेष पानी का आयतन बराबर क्या होगा, पहले हम बड़ी वाली जो हमारी संरचना क्या है बेलन की, तो हम पहले लिखेंगे बेलन का आयतन और इसमें माइनस करेंगे क्या, इसमें माइनस करेंगे शंक्वाकार भाग का आयतन और प्लस अर्धगोले के आयतन को जोड़ के और उसे हम माइनस करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, यानी शंकु और अर्धगोला दोनों आपस में अटैच है तो दोनों के आयतन प्लस होके बेलन के आयतन से अगर माइनस कर दें तो उसमें बचे हुए शेष पानी का आयतन मिल जाएगा, अर्धगोले का आयतन। चलिए इस पे हम इनके फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h1 नाम दे दे, बेलन की हाइट को हमने h1 नाम दिया था, तो पाई r स्क्वायर h1 लिख दिया, माइनस किया, अंदर क्या करना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे शंकु का हमारी हाइट क्या थी, h2 के रूप में है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और अब हम क्या करने वाले हैं अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब, क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, हमने तीनों फॉर्मूला को लिख लिया है ना। और अब इनमें से देखिए कुछ चीजें कॉमनली हैं जिन्हें हम बाहर निकालने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे,
पाई, पाई तो हर किसी में है, पाई को बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हमारा आर का स्क्वायर जो है, तो यहाँ पे अच्छा इससे कॉमन नहीं निकालेंगे, इसे अभी हम ऐसा ही लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे बोलिए तो वैल्यू रख देते हैं। पाई को पाई ही लिख दिया और आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही लिख देते हैं। h1 यानी बेलन की हाइट आपको कितनी दे रखी है 180। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं 1/3। क्या निकलेगा हमारा, देखिए यहाँ पर 1/3 है, ये 2 × 1/3 है, तो कम से कम 1/3 तो बाहर निकल ही सकता है। पाई निकल गया, आर का स्क्वायर निकल गया, क्योंकि आर स्क्वायर दोनों के पास है, इसके पास 3 है, यानी आर की पावर 3 है, तो 2 निकल गया। तो अंदर क्या बचा, h2 और बचा 2 और एक आर भी अभी यहाँ पे रिमेन बचा हुआ है। तो हमारा पाई हुआ आर स्क्वायर। अभी इसे हम एज इट इज लिखते जा रहे हैं। देखिए हम इजीली तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो हमने ये 1/3 ले लिया, पाई भी ले लिया, आर स्क्वायर भी ले लिया। पहले इसे हम हल कर लेते हैं। h2 आपका कितना दे रखा है, ये दिया है 120, जो कि शंकु की हाइट है, और 2 × बेलन कितना, त्रिज्या कितनी दी है हर किसी की 60 दी थी, कितनी दी थी 60। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर 180 माइनस, ठीक है, यहाँ पर भी हमने 1/3 कर लिया, पाई कर लिया, आर स्क्वायर कर लिया। इन्हें आपस में क्या करें, सॉल्व कर ले कोष्टक को। तो 6 दूनी 12 यानी कि 120 ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर और इंटू 180। अभी हम इसे रिप्लेस करते जा रहे हैं। यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 12 24, 12 12 24 यानी 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 240। फिर देखिए इसे हमने पाई आर स्क्वायर कर दिया, 180 को रिप्लेस कर दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर ही लिखा रह दिया। अब हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया, तो 2 से इसे कट कर दीजिए, तो कितना हो गया, 3 8 24 और 0, 3 8 24 और 0 यानी कि 80। अब पाई आर स्क्वायर और इंटू 180 माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू 80 बचा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ से कॉमन कर लेना आसानी होगा, तो आप यहाँ से पाई आर स्क्वायर को बाहर अभी निकाल लीजिए, और इधर बचा 180 और इधर क्या बचा -80, ठीक है। अब यहाँ पे आप पाई का मान रख दीजिए। आर कितना है आपका 60 × 60, 60 × 60, और 180 में 80 माइनस होगा तो कितना आएगा 100। देखिए क्या कोई चीजें कट हो रही है, समथिंग नहीं हो रही है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जीरो कितने हैं, 2 100 वाले जीरो, एक ये जीरो एक ये जीरो, कुल मिला के 4 जीरो आपके क्या होंगे, एज इट इज रिप्लेस हो जाएंगे, अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब इसे कर दीजिए, 6 6 कितना होता है 36, तो हमने 36 लिख दिया, और इंटू कितना करना है 22 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अपॉन भी कितना है 7। अब क्या कर दें, देखिए 22 में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 × 22 यानी कि 2 छक्का कितना 12, और 2 तिहाई 6 1 7, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 1 7, और इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2 7 2 9 और ये 7 792, कितना 792, और हमारे जीरो पीछे वाले जो है वो एज इट इज आ जाएंगे। तो 792 और 4 जीरो बटे क्या है 7, 7 से डिवाइड भी करना है, तो चलिए करते हैं। 7 एकम कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 9 है, फिर से 7 एकम 7 जाएगा, बचेगा 2 बचा यानी 22 बन गया। तो 7 तिया 21 जाएगा, 1 बचेगा जो कि 10 बना दिया, तो 7 एकम 7 जाएगा। अब बचेगा 3 जो कि 30 बनाएगा, तो 7 चौक 28, यहाँ तक हम निकाल लिया, और 28 अब 2 बचा तो 20 बना, तो 7 दूनी 14, अब बचा कितना 6 यानी 60 बन गया, तो 7 8 56, और पॉइंट में अब 56 के बाद 4 बचा तो 40 बनेगा, तो 7 बना 35। तो लगभग कितना इसका हम जवाब दे सकते हैं 11, यानी कितना है ये हमारे पढ़ेंगे इसे हम 11 31 4 2 8.5 सेंटीमीटर घन, जो कि हमारा उस बेलन में शेष बचे पानी का आयतन के रूप में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसे सेंटीमीटर घन के रूप में पाया है। अगर आपसे इसी में आंसर पूछा जाता मीटर घन में बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि चूंकि 1 मीटर घन बराबर कितना हो जाएगा 300, चूंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे 300 यानी 3 बार 100 का क्या कर देते हैं इंटू करेंगे, तब आपको मीटर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है सेंटीमीटर से मीटर घन में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और जब आप डिवाइड करेंगे यानी 1 1
3131428.5 में अगर आपने 300 का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा जवाब कितना आ जाएगा, ये हमारा जवाब आएगा। देखिए हमारा पॉइंट कितने नंबर, 6 डिजिट आगे आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी बनेगा 1.1314 समथिंग, इतना हम इसका जवाब दे सकते हैं। 1.1314 आप आगे भी डिजिट ले सकते हो, पर समथिंग 3 नंबरों तक हम इसका जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए क्या कह रहा है, एक गोलाकार कांच का बर्तन है, ये हमारा बर्तन हो गया, और इस बर्तन की एक बेलन के आधार की गर्दन है, यानी कि आपका जो आधार, ये वाले कांच के बर्तन की जो गर्दन है वो बेलनाकार आकृति की थी, और इसका कांच का बर्तन हमारा कैसा था, गोलाकृति का था। तो इस बेलनाकार जो हमारी बर्तन की जो गर्दन थी वह 8 सेंटीमीटर लंबी थी और 2 सेंटीमीटर व्यास वाली थी, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। अब इसमें भरा जा रहा है पानी, ठीक है, इसमें पानी भरा जा रहा था। तो एक बच्चे ने इसका आपको बर्तन का आयतन निकाल के दिया है। अब आपको बताना है क्या बच्चे ने जो आयतन निकाला क्या वो सही है या गलत है। तो चलिए इस पे हमारे पास डेटा क्या दिया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो लिखा है गोले का ले लेते हैं, या गोलाकार बर्तन की त्रिज्या, तो आपको दे रखा है व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, व्यास का आधा, यानी आपको कितना दिया है, 8.5 दे रखा था। 8.5 सेंटीमीटर को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर। ये अपने गोलाकार बर्तन की त्रिज्या हो गई। अब बेलन की त्रिज्या भी देख लेते हैं। अच्छा, इस त्रिज्या को हम 2 त्रिज्या है, जिसे हम R1 का नाम दे देते हैं। किसका नाम दे दें, R1। अब हम लिखने जा रहे हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ये आपको कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, और बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी दे रखी है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, जिसे हम R2 का नाम दे सकते हैं, क्योंकि 2 त्रिज्याएं हैं, तो इसे हमने एक को R1 दे दिया, तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या को R2। और ये कितनी दी है त्रिज्या आपको, 2 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास है, 2 सेंटीमीटर क्या है, व्यास। तो व्यास का आधा करेंगे ना, तो 2/2 यानी कितनी, 1 सेंटीमीटर आपको बेलनाकार भाग की त्रिज्या मिल जाएगी। अब आपसे पूछा है कि बताओ इसमें अगर पानी भरा गया है तो उस पानी का आयतन क्या है, बर्तन का आयतन क्या होगा। तो बर्तन का आयतन निकालने के लिए आपको दोनों आयतन, यानी गोले का आयतन और प्लस बेलन का आयतन प्लस करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो बर्तन का आयतन निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस किसका आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, ये दोनों आकृतियां थी अपने पास, दोनों का हम आयतन निकाल के प्लस करेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई। अच्छा, बेलन की त्रिज्या को हमने क्या बोला है, R2 बोला है ना, तो यहाँ पे R2 लेंगे, पाई R2 का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर एच होती है ना, तो पाई R2 का स्क्वायर एच लिखेंगे, और प्लस गोले का क्या होता है हमारा, 4/3 पाई क्या लिखेंगे, R1 का होल क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब हमारा गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम R1 और R2 इनको त्रिज्याओं का इनका नाम हमने रखा था, हमने इसे R2 दे दिया और इसे R1। चलिए इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। आपके पास ये R स्क्वायर है, ये R की पावर 3 है, तो हम कम से कम R स्क्वायर तो बाहर निकाल ही सकते हैं, लेकिन नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग दी हुई है, तो हम इसे कॉमन यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पाई आपको कितनी दे रखी है, 3.14 लेना है। ठीक है, R2 किसकी बात कर रहा है, R2 को हमने क्या माना है, ये हमारा R2 है बेलनाकार भाग की त्रिज्या, तो इसे हमने 1 लिया था, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, 4/3 पाई का मान फिर से 3.14 लिया। R1 कितना दे रखा आपको, 4.25,
4.25 का होल क्यूब निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से 3.14 यानी पाई का मान तो कॉमन निकाल ही सकता है, तो हम पाई जरूर कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बचा क्या, 1 का स्क्वायर यानी 1 और इंटू 8, और यहाँ क्या बचा 4/3, पाई निकल चुका है। तो 4.25 को कितनी बार लेंगे, 3 बार। कितनी बार, 3 बार, क्योंकि इसका क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 3.14, 8 एकम 8 प्लस 4/3, इनके दशमलव को हम हटा देते हैं। तो दशमलव हटेंगे तो 2 नंबर पहले डेसिमल है, तो नीचे क्या आएंगे 100। कितने आएंगे 100। ये हमने 425/100, 425/100, 425/100 रख दिया। अब चलिए इन्हें कट करते हैं। कट होगा क्या, होगा, बिल्कुल होगा। किससे होगा, तो देखिए आपका यहाँ पे अगर से हम 3 से कट करना चाहे तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, नहीं कट होगा। 5 से कट करते हैं, ठीक है, 5 से कट कर दीजिए। तो 5 या 5 से कट करके आप इसे ला लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट भी इसका इंटू करके और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको इजी मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना ज्यादा इजी पड़ेगा, तो वही कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसे। सबसे पहले तो 8 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, पहले हम इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3.14 है, ये हमारा 8 है, ये प्लस है। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करें। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 2 कैरी आया, 4 पंचे 20, 2 कैरी, 4 दूनी 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 1 कैरी, 4 चौको 16, 16 और 1 17, 1700 आ गया। और अब 425 में 425 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 55 25 की 5, हाथ की आए 2, 5 दूनी 10, तो 12 12 की 2, 1 कैरी आई, और 5 चौको 20, 20 1 21 हो गया। 2 पंचे 10, 1 कैरी, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 चौको 8। 4 से किया फिर से, 4 पंचे 20, तो 4 पंचे कितना हुआ, 4 पंचे 20, 2 कैरी आया, 4 दूनी 8, 8 2 10, 1 कैरी आया, 4 चौको 16, 1 17। इन्हें प्लस करेंगे तो 5 2 5 1 6, 8 2 10, 0 1 कैरी, और ये हमारा 8, ठीक है, सही है ना। 55 25 की 5, हाथ की आए 2, 5 दूनी 10, 2 12 1, 5 चौको 20, 1 21, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 चौको 8, 4 पंचे 20 2, 4 दूनी 8 8 8 और 2 10, 4 चौको 16 1 17, ठीक है, 5 आया, 2 आया, 5 1 6 आया, 8 2 10 आया और 8 आया। ये तो हमारा कितना मिला, ये 18 0 6 2 5। ये 425 में 425 का जब हम इंटू किए हैं तब का हमारा आंसर है ये, ठीक है। अपॉन में क्या है, 3 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। तो एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 से। तो 17 से इसे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पीछे के डबल जीरो तो हमारे, या फिर आप काम करिए डबल जीरो से 2 जीरो तो कट ही कर सकते हैं, है ना। तो इन्हें हम कट कर दें, क्योंकि अब हमारी चीजें इंटू में थी, इंटू में अंश और हर से हम चीजें कट कर सकते हैं। तो डबल जीरो से हमने डबल जीरो कट कर दिया, और अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 17 का। तो 17 पना कितना होता है, 17 पना 85, ठीक है, 85 की 5 8 कैरी, 17 पना 85, और 17 दूनी 34, 34 और 8, तो 34 6 40, 40 तो 42, 42 की 2, 4 कैरी हो गई। और 17 पना 85, 17 छक्का 102, 102 और 4 जुड़ा तो 106 आ गया, 10 कैरी आ गया, 10 कैरी। तो 0 बार जब हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 कैरी बचेगा। और 17 7 119, 17 8 136, 136 और 1 हो जाएगा 137, इसमें हमारा 13 कैरी बचा। और 17 एकम 17, तो 17 3 20, 17 3 20, 20 20 10 30, ठीक है, ये हमें मिला। और हमारा क्या है, नीचे अभी भी 3 है, तो इसे हम 3 से डिवाइड कर लें पॉइंट के रूप में, और फिर डेसिमल लगा के प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो इसे 3 से कट किया तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, भाग में का लब्धे शून्य, 0 रखा, 3 दूनी 6 काटा, ठीक है। अभी हो जाएगा 10, 3 दूनी 6, तो 7 1 बचा, तो 10 3 तिकाई 9 हुआ, 16 बनेगा, 3 बचे 15 आएगा, 1 होगा, 3 चौको 12 आएगा, फिर 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 और 2 बचा तो 20 हो गया, तो 3 छक 18। तो लगभग हम इतना, इसका जवाब 6 6 6 आ जाएगा, ठीक है, रिपीट होगा 6 6। तो 3.14, और ये हमारा 8 बचा था, प्लस हुआ। अब हम डेसिमल कितने नंबर पहले, 4 नंबर पहले डेसिमल लगाएंगे, तो ये डेसिमल हमारा 2 2 4, यानी लिखा जाएगा 102.35, 102.35, 4 1 समथिंग ले सकते हो। और इसे आप प्लस कर दीजिए, तो डेसिमल के पहले 102 और 8 जुड़ के कितना आ जाएगा, 102 और 8 यानी 110.35,
3 5 4 1। अब इसका भी लगभग हम मल्टीप्लाई कर ले तो इसका लगभग आंसर आप देखिए तो 11 0 लगभग हम इतना नंबर ले लेते हैं और 314 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 पंचे 20, 2 कैरी आया, 4 4 12 13 14, 1 कैरी आया, 4 एकम 4 4 एकम 4, 1 पंचे 5 3 0 1 1 और 3 से करिए तो 3 पंचे 15, 3 तिकाई 9, 1 10 और 3 एकम 3 3 एकम 3 प्लस करेंगे तो 0 4 5 9 और 4 5 9 5 3 8 8 1 9 4 4 5 6 4 और 3। तो देखिए इसका बच्चे का जवाब कितना आया था 445 लगभग आंसर आया था और अपना आंसर लगभग 446 के लगभग आ रहा है। और पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट देख लीजिए तो 4 नंबर हमने कितने नंबर लिए थे 35 तक के लिए थे तो 2 हमने यहाँ तक ही नंबर लिया है तो 2 हमारे ये डेसिमल नंबर हो जाएंगे और 2 ये तो 2 2 4 नंबर पहले अगर हमने डेसिमल लगाया तो 2 2 4 लगभग ये यानी 346.49 समथिंग आंसर आ रहा है जो कि बच्चे के निकाले गए आंसर से मैच नहीं खा रहा। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने गलत जवाब दिया, बच्चे ने गलत जवाब दिया था। ठीक है, तो बच्चे द्वारा निकाला गया जो हमारा आयतन था बर्तन का वो हमारा रॉन्ग था क्योंकि हमारा एग्जैक्ट आयतन नहीं आ रहा, लगभग आयतन आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों हमने आज 13.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो पे 13.3 के एग्जांपल्स और उसके क्वेश्चंस लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।